अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मी हामिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिलेटेड तमाम टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम कंजेनेटल और इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर में डिफरेंस को समझेंगे और इसके अलावा हम उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होंगे। उन फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होता है और इसके साथ साथ हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली एन यूप्लोडी की वजह से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है उनको हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंड में हम पैथोफिजियोलॉजी और इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी, मोनोसोमी और पॉलीसोमी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजेनेटल डिसऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली कंजेनेटल डिफेक्ट या कंजेनेटल डिसऑर्डर एक एबनॉर्मलिटी होती है जो कि स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, फंक्शन में भी हो सकती है और बायोकेमिकल में भी हो सकती है। यानी कि किसी बॉडी के पार्ट्स, किसी ऑर्गन के पार्ट्स के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है जो पैदाइशी तौर पर हो, उसके फंक्शन में भी हो सकती है और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है डेवलपमेंट के दौरान और आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद, पैदाइश से पहले, ड्यूरिंग डेवलपमेंट या पैदाइश के बाद एबनॉर्मलिटी को हम कंजेनेटल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे हम जनरली पैदाइशी बीमारी भी कहते हैं। ये एक एबनॉर्मलिटी होती है और इसकी वजह से बॉडी के स्ट्रक्चरल या बॉडी के फंक्शंस या बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। इसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल क्लेफ्ट प्लेट यानी कि तालू में जब सुराख होता है और सेरिब्रल पाल्सी, ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल है कंजेनेटल डिसऑर्डर्स के। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर होता है और जो कि जीन्स में ख़राबी की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर द रिजल्ट ऑफ जीन्स और क्रोमोसोमल अल्टरनेशन। क्रोमोसोमल अल्टरनेशन में या जीन्स में जब अल्टरनेशन आ जाती है तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। स्पेशली इसके कॉजेज़ में म्यूटेशन शामिल है और जब म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो जीन के फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं और उसके साथ साथ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। नाउ म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन के बारे में बात करें तो म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, जीन्स में एक परमानेंट चेंजेस जब आ जाती है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। म्यूटेशन जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी होता है, म्यूटेशन स्मोकिंग से भी होता है, म्यूटेशन जो है फ्री रेडिकल से भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं। अगर एक जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो उसे हम सिंगल जीन डिसऑर्डर कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो उसे हम मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर कहते हैं और अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो जाती है तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। नाउ जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक स्पेशल ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी कि हेरिडिटी को पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, हेरिडिटी क्या होते हैं? हेरिडिटी बेसिकली उन करेक्टर्स को कहते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स, जो गैमेट्स के ज़रिए पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस चीज़ को हम हेरिडिटी कहते हैं, उसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। स्पेशली डीएनए, उसके हवाले से डिस्कस करना, उसके हवाले से मालूमात इकट्ठा करना बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। नाउ जीन्स बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की एक बेसिक यूनिट है। इनहेरिटेंस हम जनरली से आबाओ अजदाद कहते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर हमें क्रोमोसोम्स की शक्ल में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो पेरेंट्स अपने औलाद में ट्रांसफ़र करवाती है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जीन्स एक बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का और ये हमारे ऑल बॉडी एस्पेक्ट्स को, बॉडी के जो तमाम पहलू होते हैं उस पर असरअंदाज होता है। उसके बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर और बॉडी के तमाम फंक्शंस में जीन का बहुत अहम काम होता है। नाउ डीएनए इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ 1000 सेगमेंट्स ऑफ जीन्स। डीएनए एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की एक डबल हेलिक्स होता है और इसमें थाउजेंड से ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डिऑक्सी राइबोस शुगर होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। नाउ ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको है ए का मतलब होता है एडेनिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन और टी का मतलब होता है थायमिन।
ये बेसिकली नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीन्स बनाते हैं और जीन्स मिलके डीएनए बनाता है और डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पे पाए जाते हैं। नाउ क्रोमोसोम लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए से मिलकर बना होता है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर्स 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, मेल में भी और फीमेल में भी, और ये टोटल मिलके 46 बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46 और जोड़ों की शक्ल में 23 पेयर्स होंगे, 23 जोड़े होंगे ना। इसमें 22 जोड़े जो होंगे, जो 22 पेयर्स होंगे उसे हम ऑटोसोम्स कहेंगे और जो 23वां जोड़ा होगा उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। 23वें जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं और वो 23वां जोड़ा मेल में कहलाता है XY, जबकि फीमेल में कहलाता है XX, और बाकी जो 22 जोड़े हैं उसे हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स बेसिकली इसके दो बाजू होते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की शक्ल में होता है, जोड़े की शक्ल में होता है, जैसे कि ये एक पेयर ये रहा, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और टोटल ये 22 पेयर है। इस 22 पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं और इसे हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर है, ये 23वां पेयर ये अभी फीमेल पेयर्स है, तो ये क्या कहलाते हैं, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं और उसे हम वो क्रोमोसोम जो फिजिकली स्ट्रक्चर के हवाले से बिल्कुल सेम हो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसके नतीजे में ये होता है कि क्रोमोसोम्स के बाजू होते हैं जिसे क्रोमाटिड्स कहते हैं। ये जैसे कि क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है और इसको बीच से जोड़ने वाला सेंट्रोमियर कहलाता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इनके जो बाजू है, इस बाजू को हम क्रोमाटिड्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए गए। ये बीच का बिल्कुल सेंटर कहलाते हैं सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर ने होमोलोगस यानी कि सेम क्रोमोसोम को जोड़ के रखा होता है जोड़े की शक्ल में, और ये प्रोटीन से बना होता है। और इसके बाजू को यानी कि ये जो ऊपर मौजूद है और ये जो नीचे मौजूद है, इसे हम क्रोमाटिड्स कहते हैं ना। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जेनेटिक्स में हम इसे पढ़ते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, लोकस, एलील्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव और डोमिनेंट। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीनोटाइप को समझेंगे। जीनोटाइप जीन से निकला है। तो ये जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के टोटल बॉडी के जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो टोटल जीन्स होते हैं जो उसके बॉडी में पाए जाते हैं, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि जीन ऑफ पर्सन, अब इसमें स्पेशली ब्लड ग्रुप हो गया, आई कलर्स, हाइट, जेनेटिक डिजीज़, अगर कुछ जीन्स की कमी होगी या जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो उसे जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप बॉडी के अंदर जो टोटल जीन होते हैं उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। नाउ फिनोटाइप निकला है फिजिकल से। फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस, जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आए, वो जीन्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाज़े तौर पे नज़र आते हैं जिसे हम फिनोटाइप्स कहते हैं। ये भी जेनेटिक मेकअप होता है, लेकिन ये ज़ाहिर हो जाता है। जेनेटिक मेकअप दैट इज़ एक्सप्रेस, एक जेनेटिक मेकअप होता है, बॉडी जेनेटिक से बनती है, जीन से बनी होती है, लेकिन वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है बॉडी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप्स कहेंगे। ये फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ये जीन की फिजिकल एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि आई के कलर हो गए, हेयर के कलर हो गए, वेट हो गया, और इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी के जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये जीन्स की एक्सप्रेशन कहलाती है। ये जीन्स एक्सप्रेस हो जाता है और जब भी जीन एक्सप्रेस हो जाता है, अपने आप को जाहिर कर देता है, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। नाउ अलील्स बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है और ये सेम काम कर रहा होता है जैसे कि जीन काम करता है, सेम कोड देता है जैसे जीन सेम कोड देता है, और ये सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ही पाया जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जब जीन पाए जाते हैं, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है लोकस। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, LOCUS, लोकस ये वो जगह है जिस पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं। तो अलील भी क्या है, अलील भी लोकस पोजीशन पर पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अलील ये जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स में से मदर के कलर आई कलर अलग है, फादर के आई कलर अलग है। अब ये क्या है, दोनों का काम क्या है, आइस कलर है, ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे
उनके ऑफस्प्रिंग में, और ये इन दोनों में से कोई एक ना एक उनके ऑफस्प्रिंग में शो होगा। हालांकि दोनों जीन्स ट्रांसफर हो गए, दोनों का काम एक ही आई कलर है, लेकिन क्या है फ़र्क है। अगर जो एक्सप्रेस हो गया उसे हम क्या कहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। आगे आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है, जैसे कि जीन ऑफ हेयर कलर, आई कलर, ये सारे क्या हैं, ये जीन्स, इसे हम अलील्स कहते हैं। अब अलील्स क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हीट्रोजाइगस। अच्छा, अलील की एल्बिनो आई, एल्बिनो आई कलर, ये भी बेस्ट एग्जांपल है अलील्स की ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसे हम कहते हैं जो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे ये लोकस पोजीशन है, यहाँ पर डीएनए मार्कर या जीन मौजूद है, और उसके बिल्कुल सामने एक दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट पे लोकस पोजीशन पे अलील मौजूद है जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है ना। ये मदर के कलर है और ये डैड के कलर है, डिफरेंट कलर है। अब काम क्या है, कलर है, जैसे कि हेयर कलर हो गया, या लिप्स कलर हो गया, या आइज कलर हो गया। कलर्स यानी कि काम उनका सेम है, लेकिन कलर डिफरेंट होंगे। अब इनमें से जो शो हो जाएगा, उनकी नई नस्ल में ट्रांसफ़र होकर शो हो जाएगा, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे, और जो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो शो नहीं होगा उसे हम रिसेसिव कहेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक अलील की एक कंडीशन है, अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन्स है, लेकिन डिफरेंट ये है कि जो जाहिर हो गया उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो जाहिर नहीं होता उसे हम रिसेसिव कहते हैं, और लेकिन काम दोनों का एक ही होता है ना। होमोजाइगस, होमोजाइगस सेम अलील्स ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो किस्म के जाइगस होते हैं। अब होमो का मतलब होता है सेम, वो अलील्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं लेकिन सेम अलील होंगे, तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। हेटेरोजाइगस डिफरेंट अलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे डिफरेंट मुख्तलिफ अलील पाए गए, डिफरेंट फॉर एग्जांपल आई कलर के अलील्स पाए गए, इसके अलावा बॉडी के स्ट्रक्चर के अलील पाए गए, तो वो क्या कहलाएंगे, उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे ना। जैसे कि ये इसके में बेस्ट एग्जांपल दिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सब क्या है, ये सेम अलील से, ये एक लोकस पोजीशन पर पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम होमोजाइगस अलील कहेंगे। और जो डिफरेंट है, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये इसका कोड भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे, और जो सेम होंगे उसे हम होमोजाइगस कहेंगे ना। हेमीजाइगस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े पे, एक जोड़े में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े पे आधे क्रोमोसोम्स या एक क्रोमोसोम्स पर अलील मौजूद होगा, तो उसे हम हेमीजाइगस कहेंगे। और जब दोनों पर मौजूद होगा और सेम कोड करेगा, उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, सेम अलील होगा। और जब दोनों में मौजूद होगा लेकिन उनका कोड अलग होगा, ठीक है, उनका कोड अलग होगा, वो अलील डिफरेंट होंगे, तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक यूज के हवाले से। नेक्स्ट, जैसे कि आपको बताया कि अलील के दो टाइप्स है, वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव को दबाता है, रिसेसिव अपने आप को सप्रेस करता है, और डोमिनेंट जाहिर होता है, ठीक है। इन अलील दैट डोमिनेट्स और मास्क द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील, डोमिनेंट वो अलील होता है जो दूसरे अलील की मौजूदगी को दबा देता है, दूसरे अलील को जाहिर होने नहीं देता, दूसरे जीन को या जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को जाहिर होने नहीं देता। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स में से मदर के आइज का कलर ब्राउन है, और ठीक है, और फादर का कलर ब्लैक है। अब अगर डोमिनेंट ब्राउन हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके औलाद में कलर, आई कलर जो है वो ब्राउन होंगे। और अगर ब्लैक डोमिनेंट हुआ तो उसके आइज कलर, उनके ऑफस्प्रिंग में कलर भी ब्राउन होंगे या ब्लैक होंगे, ठीक है। जो अपने आप को शो करेगा, जो अलील्स अपने आप को शो करेगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो शो नहीं करेगा उसे हम रिसेसिव कहेंगे। द अलील वूज प्रेजेंस इज कंप्लीटली मास्क, ये वो अलील होता है रिसेसिव जिसकी मौजूदगी कंप्लीटली मास्क हो चुकी होती है, कंप्लीटली उसके ऊपर पर्दा आ चुका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो डोमिनेंट अपने आप को जाहिर कर देता है ये जीन, ये अलील की वो टाइप से जो अपने आप को जाहिर कर देता है, और रिसेसिव वो टाइप से जो अपने आप को जाहिर नहीं करता ना।
क्रोमोसोम्स के पोजीशन यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन पे, जैसे आपको शुरू में समझाया गया कि क्रोमोसोम्स बेसिकली क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इसके दोनों बाजू को हम दोनों आर्म्स को जो है हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। इसको एक राउंड बॉडी होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जो प्रोटीन से बना होता है, इसको जोड़ के रखा होता है। अब अगर ये सेंट्रोमियर में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ आ जाती है। तो इस बुनियाद पर क्रोमोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि क्रोमोसोम के एक बाजू को हमने क्यू आर्म दे दिया, ठीक है, और ये क्यू आर्म जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और दूसरे को हमने पी आर्म दे दिया, ये पी आर्म थोड़ा सा शॉर्ट होगा। पी हमने इस वजह से दिया कि पी का मतलब होते हैं पैटिट और इसका मतलब होते हैं स्मॉल, और क्यू चूंकि अल्फ़ाबेट में पी को फॉलो कर रहा है इस वजह से हमने क्यू नाम दे दिया। तो आइए अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स जैसे कि मीटा सेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलो सेंट्रिक है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीटा सेंट्रिक को डिस्कस करेंगे। मीटा सेंट्रिक वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा जब दोनों बाजू यानी कि पी जिसे हम शॉर्ट आर्म कहते हैं और क्यू जिसे हम लॉन्ग आर्म कहते हैं, जब ये दोनों लेंथ के हवाले से इक्वल होंगे उसे हम मीटा सेंट्रिक कहेंगे। सब मीटा सेंट्रिक अगर लेंथ अनइक्वल हो, पी और क्यू आर्म्स यानी कि दोनों क्रोमाटिड्स की लेंथ अनइक्वल हो तो उसे हम सब मीटा सेंट्रिक कहते हैं। इक्रोसेंट्रिक जब पी आर्म यानी कि जो पी आर्म होता है जो पहले से थोड़ा सा शॉर्ट होता है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाए यानी कि सेंट्रोमियर के ऊपर बिल्कुल स्मॉल सा नज़र आए उसे हम इक्रोसेंट्रिक कहेंगे। जबकि क्यू आर्म जो है वो ऑब्जर्वेबल होगा, वो बिल्कुल जो है अपने एक्चुअल पोजीशन पे होगा। टीलोसेंट्रिक वो पोजीशन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स में पी आर्म होता ही नहीं है, सिर्फ क्यू आर्म होता है और इसके अलावा सेंट्रोमियर मौजूद होता है। इस डायग्राम में समझते हैं। मीटा सेंट्रिक, सपोज ये ऊपर वाला पी आर्म है और ये नीचे जो मौजूद है इसे हम क्यू आर्म का नाम देते हैं। अब पी आर्म की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट है और नीचे जो क्यू आर्म है ये थोड़ा सा लॉन्ग है। सपोज करते हैं ये बिल्कुल दोनों सेम है, पी भी सेम है और क्यू भी सेम है। मीटा सेंट्रिक में दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों क्रोमाटिड्स सेम होंगे, इसे हम क्रोमाटिड्स भी कहते हैं। ये जो बीच में सेंटर में मौजूद है इसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। अब जब ये दोनों सेम होंगे तो इसे हम मीटा सेंट्रिक कहेंगे, और जब ऊपर वाला यानी कि पी आर्म जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो और क्यू आर्म जो है लॉन्ग हो तो इस कंडीशन को हम सब मीटा सेंट्रिक कहेंगे। एक्रोसेंट्रिक वो कंडीशन होता है जब पी आर्म्स बिल्कुल सिरों पर मौजूद हो, ठीक है, ना होने के बराबर हो, और क्यू आर्म बदस्तूर अपने एक्चुअल पोजीशन में मौजूद हो, ये एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर तो मौजूद होगा लेकिन पी आर्म्स बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे और नीचे क्यू आर्म्स भी बदस्तूर मौजूद होंगे, इस कंडीशन को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। नाउ कैरियोटाइप क्या होते हैं? कैरियोटाइप ये एक ऑर्डर होता है जो कि क्रोमोसोम को डिस्प्ले करता है। एक स्पेशल टेस्ट होता है, जीनेटिक्स लैब में इस टेस्ट को भेजा जाता है। इस टेस्ट के ज़रिए किसी भी बॉडी में बच्चों का ज़्यादातर ये टेस्ट किया जाता है। कैरियोटाइप में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, क्रोमोसोम्स के नंबर को देखे जाते हैं और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको देखा जाता है। अमूमन कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, उसमें थोड़े से रिस्क फैक्टर ये होता है कि वो प्रेगनेंसी के बाद जो है बच्चों में अपीयर हो जाते हैं। तो उसमें एमनियोन एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और उस फ्लूइड को लिया जाता है, प्लाजेंटा में मौजूद होता है एमनियोन। उस फ्लूइड को लेने की कंडीशन को यानी कि उस प्रोसेस को एमनियोसेंटिसिस कहते हैं, उसको लैब भेजा जाता है, ठीक है। बच्चे की पैदाइश से पहले इस बात का पता लगाते हैं कि आया बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम मौजूद तो नहीं है। तो कैरियोटाइप एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बेसिकली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स के साइज़ और इसके अलावा सेंट्रोमियर की पोजीशंस और क्रोमोसोम्स के पैटर्न, जो बेंडिंग पैटर्न भी उसे हम कहते हैं, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें टोटल नंबर जो है पहले देते हैं और उसके बाद 6 क्रोमोसोम्स के ज़रिए से हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो इस टेस्ट के ज़रिए एबनॉर्मलिटी का पता चलता है। तो यू मस्ट रिमेंबर जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया, इसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है? कैरियोटाइप के ज़रिए ही क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जाता है ना। ये ह्यूमन कैरियोटाइप है, इसमें ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये दूसरे क्रोमोसोम्स का जोड़ा है और इस तरह बदस्तूर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है और ये नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप टेस्ट का रिजल्ट है। नाउ यूप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग, यू का मतलब होती है ट्रू, हैविंग अ क्रोमोसोम नंबर दैट इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड नंबर फॉर द स्पीशी और एनी
exact multiple of हैप्लॉइड नंबर n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम इज कॉल्ड यू। यू का मतलब होता है गुड और ट्रू। गैमेट n गैमेट को शो करते हैं। देखो हमारे बॉडी में दो किस्म के सेल डिवीजन होती है, एक को माइटोसिस कहते हैं और एक को मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस सेल की वो डिवीजन होती है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में टूटते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें कांस्टेंट रहते हैं। मियोसिस वो होता है जिसे हम हैप्लॉइड भी कहते हैं, हैप्लॉइड हाफ से निकला है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। एक पेरेंट सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और वो 2 सेल मजीद 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और इसके नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिड्यूस हो जाते हैं वो उसका भी अपने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और इस कंडीशन को हम यूप्लॉइड कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल रहते हैं, ट्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। जैसे कि मायोसिस में 23 क्रोमोसोम कन्वर्ट होंगे और मियोसिस में हर एक सेल में 46 होंगे। तो ये ट्रू क्रोमोसोम्स को हम यूप्लॉइड कहते हैं और ये हमारे हर एक सेल में मौजूद होते हैं। नाउ एनयूप्लॉइडी, एनी का मतलब होता है एब्सेंस और यूप्लॉइडी का मतलब होता है ट्रू क्रोमोसोम्स। ट्रू क्रोमोसोम्स यहाँ पे एब्सेंस होगी, यानी कि कुछ गड़बड़ जरूर होगी। एनीप्लॉइडी सेल डिवीजन का एक एरर होता है और इसके नतीजे में जो सेल बनते हैं जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं उसमें रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और इसके कॉजेस नॉन डिसजंक्शन होती है, यानी कि नॉन डिसजंक्शन नहीं होती, इस वजह से एनीप्लॉइडी कॉज होता है। नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन या तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें होता है। बेसिकली कंडीशन ये होता है कि जब एक सेल टूटता है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा अपने आप को अलग नहीं कर पाता। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस, मायोसिस के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाता। या सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड्स बेसिकली क्रोमोसोम्स के दोनों बाजू को कहते हैं, या तो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाते ड्यूरिंग एनाफेज 2। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में गैमेट्स जो बनेगा, जो नया सेल बनेगा उसमें होंगे 2 कॉपीज ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम्स के दो कॉपीज होंगे और जो दूसरा सेल बनेगा उसके नतीजे में उसमें कोई क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होगा। तो इसके नतीजे में एन्यूप्लॉइडी होगी। इस कंडीशन में एन्यूप्लॉइडी होगी कि एक सेल जब 2 सेल में टूट गया तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक में क्रोमोसोम्स रहेंगे और दूसरे में क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे। आपको आगे डायग्राम से समझाऊंगा। तो नॉर्मली ये एक नॉर्मल सेल डिवीजन है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक क्रोमोसोम्स पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स पेयर है। इन्होंने ये जब नया सेल बना तो इसमें एक क्रोमोसोम्स इसमें कन्वर्ट हो गया और एक क्रोमोसोम्स इसमें शिफ्ट हो गया। अब मजीद चूंकि इससे भी एक सेल बनेगा और इससे भी एक सेल बनेगा तो इसके नतीजे में ये हुआ कि जब ये टूट गए, ठीक है, ये प्री डिवीजन है, ये आफ्टर डिवीजन है। आफ्टर डिवीजन में क्या हो गया, हर एक सेल में, दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम शिफ्ट हो गया। अब इसने भी मजीद 2 सेल पैदा करने हैं, 2 सेल डिवाइड होने हैं, 2 सेल बनने हैं इससे, और इससे भी मजीद 2 सेल बनने हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ 2 क्रोमोसोम एक सेल में मौजूद थे वो यहाँ पे आके अलग अलग हो गए। एक सेल बन गया उसमें एक क्रोमोसोम्स का जोड़ा आ गया, दूसरा सेल बन गया उसमें भी एक क्रोमोसोम्स का जोड़ा आ गया। अब यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स मिलकर दोनों सेल मिलकर 4 सेल बनाएंगे। तो ये एक सेल से मजीद ये एक सेल बन गया और ये एक सेल से मजीद ये वाला सेल बन गया। इसके नतीजे में आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम का जोड़ा है ये टूट गया, इसमें जंक्शन हो गई और इसके नतीजे में एक क्रोमोसोम्स एक न्यू सेल में चला गया, यहाँ पे चला गया और एक क्रोमोसोम इस न्यू सेल में यहाँ पे आ गया। इस तरह यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस हुआ। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, डिसजंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं नॉन डिसजंक्शन, बेसिकली ये कैसा कंडीशन है जब इसमें ये एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गया, इसने 2 डॉटर सेल बनाए, एक में तो क्रोमोसोम्स के दोनों पेयर चले गए, 4 क्रोमोसोम चले गए, लेकिन जो दूसरा डॉटर सेल है उसमें एक क्रोमोसोम्स नंबर भी नहीं आया। अब ये एक सेल डिवाइड हो गया, इसने मजीद 2 बनाए, इससे भी मजीद 2 बनाए, इसमें कोई क्रोमोसोम का नंबर मौजूद नहीं है और इसके नतीजे में जो 2 बने उसमें डबल क्रोमोसोम के नंबर मौजूद है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये एबनॉर्मल कहलाएंगे और इसकी वजह क्या है, नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डिसजंक्शन नहीं किया, अपने आप को अलग नहीं किया। नाउ अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम्स नंबर। अब क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर अल्टरनेशन आ जाती है तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये तो या तो सेक्स क्रोमोसोम्स में अल्टरनेशन आएगी,
किसी क्रोमोसोम की नंबर या ज़्यादा होंगे या कम होंगे, या ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स जो हैं शुरू के जो 22 जोड़े होते हैं उसे हम ऑटोजोम्स कहते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 22 जोड़ों को हम ऑटोजोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये बार बार इस वजह से कहता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो 23वां जोड़ा है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस तरह अगर इस जोड़ों को हम देखा जाए तो ये टोटल मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। नाउ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कैसा कंडीशन होता है जिसमें मोस्टली 21वें क्रोमोसोम्स के साथ एक क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम्स हो चाहे वो वाई क्रोमोसोम्स हो। ये मेल में भी आता है और ये फीमेल में भी आता है। इस कंडीशन को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में होता है। यू मस्ट रिमेंबर, ट्राइसोमी ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में होता है। मोनोसोमी ये बेसिकली ये सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होती है। जीरो का मतलब एब्सेंस। इसे हम टर्नल सिंड्रोम कहते हैं और ये ओनली फीमेल, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। पॉलीसोमी, पॉलीसोमी से मुराद ये होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम्स ऐड होगा, ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है। एक एक्स क्रोमोसोम्स की ज्यादती होगी। मोनोसोमी में कमी होगी, पॉलीसोमी में ज्यादती होगी, ट्राइसोमी में भी ज्यादती होगी। ट्राई का मतलब 3, यानी कि 21वें क्रोमोसोम्स में 3 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। पॉलीसोमी को हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं और ये मेल में पाया जाता है। ना मोनोसोमी, जैसे कि आपको बताया गया, मोनोसोमी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एक क्रोमोसोम्स की कमी होती है। ठीक है, मोनोसोमी। और ये भी एक एन्यूप्लॉइडी की एक फॉर्म है, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसमें बेसिकली इंस्टीड ऑफ टिपिकल 2 इन ह्यूमन्स, ह्यूमन में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे जो है मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स की कमी होगी। डायसोमी, डायसोमी एक कंडीशन होता है जिसे हम नॉर्मल कंडीशन कहते हैं और इसके नतीजे में हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो इस तरह टोटल डायसोमी के से मुराद ये है कि हर क्रोमोसोम के जोड़े में 2 क्रोमोसोम होंगे। अगर एक जोड़े में एक क्रोमोसोम्स है और एक नहीं है वो मोनोसोमी कहलाएगा। और अगर एक क्रोमोसोम्स के जोड़े में 3 क्रोमोसोम्स हुए, वैसे जोड़े में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन अगर 3 क्रोमोसोम्स हुए तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं और इसे हम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। ना पॉलीसोमी से मुराद मल्टीपल क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। जैसे कि ये एक्स है तो ये फीमेल में 6 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 2 वाई आके अटैच हो गए हैं। ये एक्स वाई ये मेल क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे आके 2 वाई अटैच हो गए। ये एक्स ये फीमेल है, यहाँ पे 3 एक्स अटैच हो गए। तो पॉलीसोमी से मुराद ये है कि जो नॉर्मल पेयर्स होते हैं, जैसे कि मेल में एक्स और एक्स है और फीमेल में एक्स है और मेल में एक्स वाई है, ये 6 क्रोमोसोम्स है। इसमें अगर ज्यादती हो गई, ऐड हो गई, मजीद ऐड हो गए, ठीक है, 3 से ज़्यादा, तो उसे हम पॉलीसोमी कहते हैं। ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें 21वें क्रोमोसोम्स में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये इसमें हर 1000 में से एक बच्चे की पैदाइश ट्राइसोमी के साथ होती है। इसकी रिस्क मैटरनल एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। बेसिक पैथोलॉजी बिहाइंड द सिंड्रोम इज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक कॉज जो है वो नॉन डिसजंक्शन है। ट्राइसोमी 21 इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जैसे कि आपको बताया कि 21वें जोड़े पर एक क्रोमोसोम की ज्यादती होगी, एक क्रोमोसोम एडिशनल ऐड होगा। इसका मोस्ट कॉमन प्लेस जो है वो 21वां पेयर है, लेकिन समटाइम्स ये 18 पेयर में भी होता है, यानी कि 18वीं जोड़ी में भी ये क्रोमोसोम्स की एडिशन होती है। जैसे कि ये एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वाई अटैच हो गया, मोस्टली ये तो 21वें जोड़े के बाद नहीं होता, 21वें जोड़े तक ही होता है। 21वें जोड़े में होता है, 18वीं जोड़े में होता है। ठीक है, तो ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में होता है। ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं और डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ना जैसे कि आपको बताया कि मोस्ट कॉमन प्लेस इज 21 पेयर। 21 पेयर इससे हम इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राइसोमी का मतलब
3 क्रोमोसोम्स होंगे। 21 क्यों कहते हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 21 जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें 21वें क्रोमोसोम्स में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम होंगे, इस वजह से इसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्राइसोमी 18 इस वजह से कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जब 18वें क्रोमोसोम्स पे 2 से ज़्यादा तीसरा क्रोमोसोम्स अटैच हो जाता है उसे हम ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं ना। अब ट्राइसोमीज 21 इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होता है बर्थ के टाइम पे, पैदाइश के वक्त जो बच्चे ट्राइसोमी के यानी कि ट्राइसोमी कंडीशन में पैदा हो जाते हैं तो वो ट्राइसोमी 21 ही होता है। ट्राइसोमी 18 यहाँ पर 18वें क्रोमोसोम्स पे एक क्रोमोसोम की ज्यादती होगी और इसे हम एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये हाई रेट ऑफ मिसकैरेज के हाई रेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ट्राइसोमी 13 जब 13वीं क्रोमोसोम के जोड़े पर एक क्रोमोसोम्स की एडिशन होगी तो उसे हम ट्राइसोमी 13 भी कहेंगे और पैटू सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी हाई रेट ऑफ मिसकैरेज के साथ एसोसिएट होता है। तो ये 3 ट्राइसोमी होते हैं और ये तीनों डाउन सिंड्रोम के टर्म्स में आते हैं ना। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन होता है। ये एक डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है, एडेप्टिव बिहेवियर्स होता है जैसे कि कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं। एवरीडे लाइफ में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कंसेप्चुअल, सोशल, आईक्यू वगैरह, ये सारी एबिलिटी जो है लॉस हो जाती हैं क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन होती है। मोस्ट पीपल डाउन सिंड्रोम उसके आईक्यू लेवल जो होता है वो फेल हो जाता है, मिल्ड टू मॉडरेट रेंज और मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। इसके साथ साथ डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी डिलेड होती है। वो इज एट रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम की रिस्क पर कौन है? वो खवातीन जिनकी एज 35 से ओवर हो और उसके जो टेस्टिंग होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। पेरेंटिंग टेस्टिंग फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए पेरेंटिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है जिनकी उम्र 35 ईयर से ज़्यादा होती है। पेरेंटिंग टेस्टिंग जैसे कि आपको बताया था एमनियोनिक फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है, या उसमें डिटेक्ट किया जाता है कि उनका जो फीटस है वो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट तो नहीं है। इसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम जो है इंक्रीज़ हो जाती है। एक में से हर 1250 खवातीन में से एक जो फीटस होता है उनका डाउन सिंड्रोम रेट बढ़ जाती है जब वो 25 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ हर 100 में से एक फीटस वो भी डाउन सिंड्रोम के रिस्क में चला जाता है जब उनके पेरेंट्स यानी कि उनकी मदर जब 40 ईयर्स में प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो पेरेंट्स जिनका पहले ही कोई डाउन सिंड्रोम के साथ बेबी की पैदाइश हो चुकी होती है वो भी उनके नेक्स्ट जो फीटस होगी या नेक्स्ट जो बच्चे पैदा के होंगे वो भी डाउन सिंड्रोम के हाई रिस्क पर होंगे ना। डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा। आलमंड शेप के आइस होंगे। इसके अलावा प्रोट्रूडिंग टंग होगी, स्मॉल ओपन माउथ होगी और इसके अलावा सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज ऑन द पाम, हाथ की हथेली पर सिंगल लकीरें होगी। स्मॉल स्कल, माइक्रोसिफेली भी इसे हम कहते हैं। फ्लैट नोज ब्रिज, नोज जो है फ्लैट होगी और इसके अलावा स्मॉल लो सेट्स एयर, छोटे छोटे कान होंगे। और इसके अलावा स्मॉल स्टेचर, बॉडी का जो कद होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे बॉडी के जैसे कि हैंड और फीट्स वो बिल्कुल स्मॉल होंगे, शॉर्ट होंगे। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होगी। आईक्यू लेवल 20% से लेकर 50%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 to 50% आईक्यू लेवल किस में पाया जाता है? तो ये डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। इसके बाद हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं और इसके अलावा इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जैसे कि ब्लॉक स्मॉल बॉल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, एसोफेगस भी ब्लॉक होता है, सीलिक डिजीज़ भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा आई प्रॉब्लम जैसे कि कैटारिक्स, थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड भी अपना काम करना छोड़ देता है। और इसके अलावा स्केलेटल प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, लाइक अल्जाइमर, जैसे कि अल्जाइमर में डिमेंशिया होता है उसी तरह डिमेंशिया डाउन सिंड्रोम में भी होता है। वाइट स्पॉट्स ऑन द आइरिस ऑफ आई, आइरिस जो आई पार्ट होता है उसमें सफ़ेद निशान होंगे। पुअर मसल स्टोन, इसके अलावा लूज लिगामेंट्स, हड्डियों के दरमियान गैप होगी, लिगामेंट्स लूज होंगे। स्मॉल हैंड्स एंड फीट, छोटे छोटे हाथ और पाँव होंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो स्मॉल हेडेड बर्थ, पैदाइश होगा तो स्मॉल हेड होगा। और इसके अलावा वाइट स्पॉट ऑन द आई कलर, आइरिस एक आई का पार्ट होता है उसमें सफ़ेद धब्बे होंगे। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी और यहाँ पे जो पाँव की उंगलियाँ होगी उसमें
वाइडली सेपरेटेड, यानी कि उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा गैप आया होगा। और इसके अलावा बिग टोए वाइडली स्पेस, जो बिग टोए होगी यानी कि पाँव की जो बड़ी उंगली होगी उसके दरमियान जो है बिग स्पेस होगा, वाइडली स्पेस होगा, यानी कि काफ़ी फासला होगा। एबनॉर्मल ईयर्स, ईयर भी एबनॉर्मल्स होंगे। और इसके अलावा नोज फ्लैट होगी, फेस भी फ्लैट होगा। शॉर्ट हैंड्स, जो हाथ होंगे वो शॉर्ट होंगे। इसके अलावा सिमियन क्रीज, सिमियन क्रीज भी इसे हम कहते हैं, सिंगल क्रीज भी कहते हैं। सिमियन क्रीज यहाँ पे मौजूद होंगे। शॉर्ट फिफ्थ फिंगर, मोस्ट रिमेंबर जो पांचवी उंगली होगी हाथ की वो बिल्कुल शॉर्ट होगी। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन भी ब्लॉक होगा। ये सब क्या है, ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स में शामिल हैं। सिंगल पामल क्रीज, सिंगल पामल क्रीज मतलब हाथ में सिर्फ एक ही लकीर मौजूद होती है, ये भी डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। नॉर्मल पाम क्रीज, ये नॉर्मल पाम क्रीज है, इसमें दो लकीर पाए जाते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में सिंगल पाम क्रीज पाया जाता है। अच्छा, अदर नेम्स, 1866 में ब्रिटिश फिजिशियन थे जिसका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, जिसके नाम से अभी ये सिंड्रोम मशहूर है। उन्होंने सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था मोनगोलिज्म, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था मोनगोलिज्म। लेकिन आजकल क्योंकि इन्होंने ही डाउन सिंड्रोम के ऊपर काम किया था, इस वजह से इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ये सब जो है कलेक्टिवली डाउन सिंड्रोम के डिफरेंट नेम हैं। नाउ 6 क्रोमोसोम्स एंड यूप्लोडी, जैसे कि आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में होता है। अब 6 क्रोमोसोम्स में जो अल्टरनेशन आती है, जो एबनॉर्मलिटीज़ आती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसे हम 6 क्रोमोसोम्स एंड यूप्लोडी भी कहते हैं। 6 क्रोमोसोम्स एंड यूप्लोडी में सबसे पहले मोनोसोमी, मोनोसोमी को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फीमेल में मोस्टली जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, इसे हम 6 क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस होती है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। The term monosomy is used to describe the absence of one member of a pair of chromosomes. जो pair of chromosomes का एक member होगा वो मौजूद नहीं होगा। Therefore, there are 45 chromosomes in each cell of body. इसी वजह से 45 chromosomes होंगे instead of usual 46. 46 के बजाय यहाँ पे 45 chromosomes होंगे। It is also called monosomy X. इसे monosomy X भी कहते हैं। Now, जैसे कि यहाँ पे ये 23वां जोड़ा है, चूँकि ये 6 क्रोमोसोम से फीमेल में XX होता है, यहाँ पे एक मौजूद है और एक मौजूद नहीं है, इसे हम X0 भी कहते हैं। 0 इंडिकेट करता है कि एक X क्रोमोसोम्स की एब्सेंस है यहाँ पे। नाउ टर्नर सिंड्रोम में ये दूसरा डायग्राम है, ये सारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, 22 तक नॉर्मल है। 23वें जोड़े पे यानी कि 6 क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स की यहाँ पे गैर मौजूदगी है। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम का जोड़ा होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी है, इस वजह से इसे हम टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं या एक्स मोनोसोमी भी इसे हम कहते हैं। ना क्लिनिकल पिक्चर, शॉर्ट स्टेचर, जो बॉडी का कद होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, लेकिन जो प्रोपोर्शंस होंगे वो नॉर्मल होंगे, यानी कि हाथ और पाँव वो नॉर्मल होंगे। और जो निपल्स होंगे, चूँकि ये ख़वातीन में होता है, ये गर्ल्स में पाई जाती है ये बीमारी, जो निपल्स होंगे ब्रेस्ट के ऊपर वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। एब्सेंस ऑफ ओवरीज, ओवरीज जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल यानी ओवरीज होंगे ही नहीं इनमें, ठीक है, बच्चे कैरी करने की सलाहियत इनमें नहीं होगी। नो साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शार्पनेस ऑफ वॉइस, ये चीज़ें इनमें मौजूद नहीं होगी। और इसके साथ साथ कंट्रक्शन ऑफ एवोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कंट्रक्शन ऑफ एवोटा, एवोटा की कंट्रक्शन होगी। एबनॉर्मल किडनी लोकेशन, इनफर्टाइल, लेकिन आईक्यू लेवल क्या होगा, इसमें आईक्यू लेवल नॉर्मल होगा। इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल का मतलब इनमें फर्टिलिटी नहीं होगी, बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। तो ये क्लिनिकल पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें बॉडी का जो स्ट्रेचर है वो बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन जो बॉडी के एक्सट्रीमिटीज है, जो प्रोपोर्शंस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये भी क्लिनिकल पिक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। स्किन जो ये फोल्ड होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एवोटा, एवोटा में कंस्ट्रक्शन होगी। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट सही तरह से नहीं हो चुकी होगी। एल्बो डिफॉर्मिटी, एल्बो जॉइंट में डिफॉर्मिटी होगी। और इसके अलावा ओवरीज जो है, और ओवरीज जो है रूडिमेंट्री होगी, रूडिमेंट्री ओवरीज जो है ये प्रेजेंस होगी इस कंडीशन में। इसके अलावा नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगी। ब्राउन स्पॉट्स ऑन बॉडी, बॉडी पर ब्राउन स्पॉट्स होंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में वाइट स्पॉट्स थे लेकिन वो सिर्फ आइज पे थे, यहाँ पे पूरी बॉडी में ब्राउन स्पॉट्स होंगे। और इसके अलावा
वाइडली स्पेस निपल्स में काफ़ी स्पेस होगी, एक दूसरे से दूर दूर ब्रेस्ट होंगे। और इसके अलावा हेयर लाइन भी बिल्कुल लो होगी। शॉर्ट स्ट्रक्चर, बॉडी का जो हाइट होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा। स्मॉल फिंगर्स नेल, जो हाथ के जो उंगलियों के नाखून होंगे वो भी स्मॉल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपको बताया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, और दूसरा जो है जो चौथा मीटा कार्पल होगा, यानी कि हाथ की उंगलियों का जो मीटा कार्पल, जो चौथा मीटा कार्पल होगा, मीटा कार्पल फोर्थ, वो क्या होगा, वो सबसे शॉर्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नाउ पॉलीसोमी एक्स, जिसे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, ये भी एक जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें एक बच्चे की पैदाइश होती है, बेबी की, ये मेल में होता है और इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम्स की ज्यादा होगी। नॉर्मली तो सेक्स क्रोमोसोम्स बेसिकली, अच्छा ये दोनों क्या है, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर है। मेल में बेसिकली XY होते हैं, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की ज्यादा होगी जिसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। जबकि टर्नर सिंड्रोम में कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी थी। इस कंडीशन में ये मेल को अफेक्ट करेंगे और ये तब तक डायग्नोस नहीं होता जब तक एडल्टहुड नहीं आता। एडल्टहुड के बाद जब प्रेगनेंसी हैंडल नहीं होती, यानी कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती, तो तभी इस बात की डायग्नोसिस होती है। और ये सिंड्रोम जो ये ऑलवेज मेल में पाया जाता है। ना क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आप देख सकते हो बेसिकली ये दोनों नॉर्मल होने चाहिए थे XY, लेकिन यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स की 23वें जोड़े पर एक एक्स क्रोमोसोम्स की एडिशन हो चुकी है, इस वजह से ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बन गया है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ द 6 क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉज डेवलपमेंटल एरर, इसको जैसे भी डेवलपमेंटल एरर हो सकती है, लेकिन ये फेटल को जो है इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक 1 वाई, यानी कि एक वाई क्रोमोसोम्स होता है। और ये क्या करेंगे, इसके नतीजे में डेवलप होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और इसके नतीजे में जो मेल होगा उसमें फीमेल्स की बॉडी कैरेक्टर पाए जाएंगे, ठीक है, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होगी। ना क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टॉल स्टेचर, बॉडी टॉल होगी लेकिन एबनॉर्मल प्रोपोर्शंस, हाथ और पाँव में एबनॉर्मलिटीज़ होगी, कोई मर्दाना लचक मौजूद नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे जैसे टाइम टू टाइम इसकी बॉडी जो है फीमेल की तरह रिजेंबल करेंगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से ज़्यादा आ चुका है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है मेल में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मोस्टिच, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये करेक्टर नहीं पाए जाएंगे। और इसके अलावा जो हाई पिच फेमिनिन वॉइस होंगी वो उसकी, यानी कि जो फेमिनिन वॉइस होगी उसकी हाई पिच होगी, यानी कि जो इनकी वॉइस होगी वो बेसिकली फीमेल के साथ रिजेंबल करेंगी। दाढ़ी बिल्कुल हल्की बारीक होगी, ना होने के बराबर, इनफर्टाइल, लेकिन IQ लेवल इनमें नॉर्मल होगा। यहाँ पे ये नॉर्मल 6 क्रोमोसोम्स हैं, जैसे आपको बताया क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों 6 क्रोमोसोम्स में होता है। डाउन सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में होता है। तो 6 क्रोमोसोम्स जो हैं ये फीमेल में है, 2 XX है, ये नॉर्मल है, और ये मेल में XY, ये दोनों भी नॉर्मल मेल हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स की एडिशन होगी तो इस कंडीशन को हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहेंगे, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होगी तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। ना डाउन सिंड्रोम के मजीद 3 टाइप्स है, आपको वहाँ पर भी जो पिछले स्लाइड थे उसमें भी समझाया गया। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, अगर एक क्रोमोसोम्स 21वें जोड़े पर ज़्यादा होगा तो उसे हम ट्राइसोमी 21 कहेंगे। अगर 13 जोड़े पर होगा तो उसे हम ट्राइसोमी 13 कहेंगे, और इस कंडीशन को हम पेटू सिंड्रोम भी कहते हैं। और अगर ट्राइसोमी 18, अगर 18वें क्रोमोसोम्स पे एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो गया तो इसे हम ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन बर्थ के टाइम पर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है। टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होगी और ये फीमेल में होगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 47वें क्रोमोसोम्स, इसे 47XXY, इसके नतीजे में 47 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स 46वें जोड़े पर एक क्रोमोसोम्स की ज्यादती होगी, इस वजह से इसे हम 47XXY भी कहते हैं, और इसे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। इस तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।